प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे घर के बारे में पढ़ेंगे जिस घर में प्रसिद्ध कवि और बंगाली संगीत को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। इस छोटे से लेख का शीर्षक रखा है जोड़ा सांकों वाला घर। ठीक है, अब आज हम इसकी रीडिंग लगाएंगे। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधेरी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियाँ हैं जो दरवाज़ों वाले अनजान कमरों तक जाती हैं और उसमें ऊंची नीची ज़मीन पर अलग अलग छज्जे और चबूतरे हैं। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का बना है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियाँ हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। तो इसमें क्या बताया है बच्चों कि कलकत्ता में एक गली है जिसका नाम है अंधी गली, और उस अंधी गली में एक मकान है। उसके अंदर बहुत ढेर सारी क्या है, चक्कर लगाती हुई घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जो क्या करती हैं, जो सीढ़ियाँ सीधे सीधे दरवाजे और कमरों के अंदर तक जाती हैं। और उसी पर ऊंची नीची ज़मीन पर अलग अलग क्या बने हुए हैं, छज्जे बने हुए जिनसे झरोखे, जिनसे हम झांकते हैं, देखते हैं खिड़कियों की तरह के। और चबूतरे किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग जाके बैठते हैं, बरामदा जिसको आजकल बोलते हैं। और सामने जो कमरे हैं और बरामदे हैं वो बहुत कैसे बने हैं, बहुत सुंदर सुंदर बने हैं। और खिड़कियाँ की लंबाई बहुत लंबी लंबी है और उनमें दरवाज़ों के बदले कांच लगे हुए हैं। और कांच कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। उसी के अहाते में, उसी में आगे जो जगह है उसमें बड़े बड़े मकान हैं और सामने से बड़ा सा घास का मैदान है। और बजरी वाला, जिस रास्ते पे बजरी पड़ी हुई है, ऐसा रास्ता है। और फूलों की दोनों तरफ लगी हुई फूलों की झाड़ियाँ हैं। पूरी जगह क्या है, बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल बनी है, मतलब चार दीवारी बनी हुई है। ये चार दीवारी के अंदर ही पूरा मकान बना हुआ है। उसमें दो बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं और वो कहाँ खुलते हैं, अंधी गली में खुलते हैं। ठीक है, इस अंधी गली में खुलने के कारण ही इसको कहा जाता है अंधी गली वाला मकान या जोड़ा सांकों वाला मकान। अब क्या क्या है इसके अंदर, कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 100 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। कब ये क्या है, इस मकान को कलकत्ता में लोग इसे टैगोर भवन या टैगोर मकान के नाम से जानते हैं। और जब हमारे देश में अंग्रेज राज्य करते थे उस समय यह मकान बनाया हुआ था। वह छोटी सी गली, उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। वहाँ पे एक गली है, गली के पास ही एक छोटा मंदिर बना हुआ है। और उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी है। वो बिल्कुल पता चलता है कि ये मकान क्या है, बहुत पुराना बना हुआ है। सकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जा मिलती थी, जो पतली सी गली जो है जब बड़ी सड़क पे जाके मिलती है, जैसे छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलती हैं, ऐसी छोटी छोटी गलियाँ भी क्या होती हैं, बड़ी गली में जाकर मिलती हैं। उसके कोने पर एक छोटा सा बरामदा अहाता दिखता है। उसमें क्या बना के रखा है, उसमें पीतल के बने हुए चिड़ियों के अड्डों की, पीतल की बनी हुई चिड़ियाओं की एक लाइन बना के रखी हुई है। और हर अड्डे पर, हर कोने पर क्या रखा हुआ है, एक रंग बिरंगा एक काकातुआ, एक पक्षी का नाम है काकातुआ, वो रखा हुआ है।
उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती है। तो जो जगह बनी हुई चिड़ियाओं के रहने की, तो वहाँ पे चिड़ियाएँ आती रहती हैं और आवाज़ें करती रहती हैं। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की है, और बाकी क्या है, साधारण तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं। टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता है। जब से मकान बना है तभी से टैगोर के परिवार जो है यहाँ पे रहता है। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते हैं। लोग इसके देख रेख करने का काम करते हैं। इसका मतलब इसको सजाने का काम भी करते हैं और ठीक ठाक कराने का काम भी करते हैं। आज से 100 वर्ष पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। तो उस घर में एक लड़का रहता था, बहुत सुंदर सा। वो क्या कर रहा था, जब बरसात के दिन थे, शाम के समय बारिश हो रही थी, तो खिड़की से क्या कर रहा था, नीचे झुक झुक के बार बार जहाँ पानी भरी हुई गली थी वहाँ होकर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसने साधारण से कपड़े पहने थे और सस्ती सस्ती पैरों पे चप्पल पहनी हुई थी। स्लीपर मतलब चप्पल पहनी हुई थी। उसके केस कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। उसके लंबे बड़े हुए बाल थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत ना हुई। उसके बालों को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि उसने कई दिनों से बाल नहीं कटवाए थे या हजामत नहीं करवा रखी थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता है। वो इतना सुंदर था कि लोग उसके लड़की होने का आभास करते थे। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की ही है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्होंने उसकी खूबसूरती देख के कहा ये लड़का नहीं है बल्कि क्या है, ये लड़की ही है। जो लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, ये लड़कों जैसे कपड़े पहनने वाली लड़की है, ये लड़का नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। अब उन्होंने आपस में शर्त रखी होगी तो इसलिए उसको भी बुलाया कि भाई तुम आओ। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया। उससे कहा कि चैलेंज रख दिया कि तुम क्या करो, ये ऊंचा सा बेंच है और तुम इससे कूदो, जो बच्चे खेल करते हैं। क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती हैं। तो उन्होंने जब ये शर्त रखी तो ये देखना चाह रहे थे कि वास्तव में लड़का है या लड़की। तो उनको ये अंदाज था, जैसे लोग सुनते आए होंगे, कि जब लड़कियां चलेंगी या उतरेंगी तो क्या करेंगी, बाएं पैर को पहले नीचे रखेंगी, जबकि ऐसा कुछ वैसा विशेष होता नहीं है। वह कूद गया, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे चाय पार्टी के बारे में उसको यकीन ही नहीं आया कि ये लोगों ने मुझे चाय क्यों बुला रखी है। वो कूदा भी, लेकिन अंदाज नहीं आया। और लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम रवि था। लोग उसे प्यार से रवि कहते थे, वैसे उसका नाम रविंद्रनाथ था। बरसाती मौसम के एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर जी के आने की राह देख रहा था। उसे जो पढ़ाने के लिए गुरु आते थे, टीचर आते थे, वो उनका इंतजार कर रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी ना आ पाए। अब उसके दिमाग में आ रहा था, वो मस्ती में था, तो सोच रहा था कि अगर गुरुजी नहीं आएंगे तो आज उसे पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। अब उसे क्या हुई, उसके गुरुजी वहाँ पर आ गए और वो जो छाता लाए थे उसमें क्या था, थोड़ा फटा होगा तो वो सिला हुआ था। पैबंद उसे बोलते हैं जब हम किसी फटी हुई जगह पे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा किसी भी चीज़ का लगा देते हैं, सिल देते हैं और उसको काम के लायक बना लेते हैं। अब वो दुखी हो गया। सड़क अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मंदिर में रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय ना था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो उठा, उसने अपना बस्ता उठाया, बैग उठाया, कॉपी किताबें उठाई और जिस कमरे में जाके उसकी पढ़ाई होती थी वहाँ जाकर बैठ गया। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। वो उसकी आंखों में क्या आ रही थी, नींद आ रही थी। शाम का समय था तो, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। उसे पता था कि उसे रात में देर तक पढ़ना है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था।
तो जब उसके गुरुजी पढ़ाते थे और जब विज्ञान पढ़ाते थे, इतने सब्जेक्ट पढ़ता था वो, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास वगैरह, लेकिन जब उसके गुरुजी उसे साइंस पढ़ाते थे, विज्ञान पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या रखा था, कंकाल रखा हुआ था, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाते होंगे। तो जब साइंस पढ़ाते थे, बायो पार्ट पढ़ाते थे, तो उसको हर बॉडी पार्ट पे क्या करना पड़ता था, छू छू के वो उसको पढ़ाते थे और उसको पूछते थे, हाथ लगवा के उसे पूछते थे उस बॉडी पार्ट के बारे में या विज्ञान के बारे में, वो इस ढांचे के बारे में पूछा करते थे। अजीब सी बात थी, मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। जैसे ही उसके टीचर चले गए, वैसे ही वो क्या हो गया, खुश हो गया और उसकी नींद खत्म हो गई। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। उस समय लोगों के यहाँ बिजली कम होती थी और पेट्रोमैक जिसे आप बोलते हैं वो भी नहीं थी, गैस की लाइट भी नहीं चलती थी। पानी के नल का तो पता ही नहीं था, उस समय पानी के नल भी नहीं हुआ करते थे। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, नीचे एक अंधेरा कमरा था जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती थी। मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए ये लोग क्या करते थे, पानी इकट्ठा करके रख देते थे। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, जब वो कभी छोटा बच्चा वहाँ झांकता, मतलब देखता था, तो उसका बदन सिंहर उठता था। वो क्या होता था, डर जाता था, कांप जाता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिलता था। उसके घर में, जोड़ा साँकों वाले घर में जो मकान था रविन्द्रनाथ टैगोर का, वहाँ पानी की कोई भी कमी नहीं थी। अब क्यों नहीं थी ये भी देखो। सीधी गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे, तो उनके घरों के लिए, उस घर के लिए क्या थी, उस मकान के लिए अंग्रेजों ने कहती थी, गंगा नदी से खोद के एक नहर को कहाँ ले आए थे, पीछे बगीचे और अहाते के बीच में ले आए थे। और जब बाढ़ का पानी आता था, जब पानी बढ़ जाता था उसमें, तो रवि आश्चर्य और बड़ी खुशी से क्या करता था, उस नदी के पानी को देखा करता था। पहले हमने पढ़ा था ना कि नदी का सफ़र, जब नदी में बाढ़ आ जाती, कल कल की आवाज़ करती थी, कल कल छल छल की, तो ये उसको देखकर खुश होता था। जो सूरज की किरणों से रोशनी ले लेकर चमक उठता था, जब सूरज की रोशनी उस पानी में पड़ती थी, तो वो क्या करता था, पानी चमकता था, झिलमिल झिलमिल करके चमकता था। कभी कभी छोटी छोटी मछलियाँ धारा के साथ बह आती थी। पड़ा था कि नदी अपने साथ मछलियों को भी लेके आ जाती है, रेता बजरी भी लाती है। ऐसी वो छोटी छोटी मछलियाँ नहर के साथ के द्वारा पानी में उसके घर तक पहुंच जाती थी। और छोटे से तालाब में जहाँ पानी स्टोर करते थे, लोग जमा करते थे, वहाँ पर गिर जाती थी। जिसमें चाचा जी ने सुनहरी मछलियाँ भी पाल रखी थी। उस छोटे से तालाब में उन्होंने मछलियाँ पाली हुई थी जो सुनहरे रंग की थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। जब रविन्द्रनाथ टैगोर या रवि उन मछलियों को देखते थे तो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। सचमुच वह अचरज भरा मकान था। वो तो एक भूल भुलैया बहुत पुराना मकान था, एक इतिहास का मकान हो गया। लोगों की भीड़ से भरा हुआ पिता, उस परिवार में बहुत लोग रहते थे, बहुत बड़ा परिवार भी यहाँ पे रहता था। पिता रहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की माता जी रहती थी, चाचा चाचियाँ, भाई बहनें, चचेरे, भाभियाँ, दोस्त, कोई दोस्त रहता था तो दोस्त का दोस्त भी उसी घर में रहता था, कलाकार भी रहते थे, गाने बजाने वाले भी रहते थे, लेखक भी रहते थे, सभी थे उस घर में। हर विषय का ज्ञाता वहाँ पर रहता था, सभी थे। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। अब इस घर को क्या कहा जाता है, शांति निकेतन कहा जाता है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। वो क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, रविंद्र संगीत नाम से भी संगीत बनाया करते थे, गीत वगैरह लिखा करते थे। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनाया। उसने क्या किया, अपना स्कूल बना लिया था वहाँ पर और वो वहीं पे काम करते थे। वह जगत का प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय ये कलकत्ता में है। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के नाम से ये विश्वविद्यालय मशहूर है। आज भी वहाँ लोग पढ़ते हैं।
लोगों को संगीत की भी बहुत शिक्षा दी जाती है। संगीत की शिक्षा, हिंदी की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, कविताओं की शिक्षा, हर तरह की शिक्षा वहाँ पे क्या है, उपलब्ध है। हर आदमी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और यही रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे, गीत लिखे थे, ठीक है, गीत भी लिखे, कविताएं भी लिखी, कहानियाँ भी लिखे। और बंगाल का जो संगीत होता है वो रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उसमें सारे बंगलाई शब्दों का इस्तेमाल होता है और रविंद्र संगीत बंगाल में बहुत मशहूर है। और इसके प्रोग्राम भी कई जगह पे कराए जाते हैं। नाट्य अकादमी द्वारा भी रविंद्र संगीत के कार्यक्रम जगह जगह पे सुनने को या देखने को मिलते हैं। तो इससे ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ थे, कहाँ पैदा हुए, या आपने एक छोटा सा कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के बारे में जानकारी ले ली है। ये पाठ द्वारा सूक्ष्म रूप में ये जानकारी हमको दी गई है।